किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता और ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस को जड़ से ख़त्म करना होगा। आलस की जड़ को पहचान कर उसकी जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकतवर या कमज़ोर से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? क्या इसके विपरीत कमज़ोर आदमी जोश और उत्साह से भरा नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जो जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से ही जन्म लेता है। अगर आप एक बार उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से जन्म लेता है, तो फिर आलस्य आपको जीवन में छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस समय लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय जनकपुर गांव में विनोद अपने पिता के साथ रहा करता था। विनोद अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में कभी भी अपने पिता का हाथ नहीं बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खेतों का काम करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ विनोद शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जहाँ पर जिस काम को करने की 4 लोगों की जरूरत होती थी, उस काम को विनोद चाहता तो अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंस पाला करती थी, जिनका दूध पी पी कर विनोद बहुत ताकतवर हो चुका था। इसी वजह से गांव का कोई भी विनोद के घर वालों के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसमें से अनाज का बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव से ले जाया करते थे। खेत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसलिए वे खूब मेहनत करके अपने लिए पूरी साल के अनाज को पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि विनोद का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन खेती बाड़ी के काम में वो बहुत ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब बोनी है, कितना किस फसल में पानी लगना है, कितनी लागत लगनी है और मेहनत करनी है, विनोद के पिता बहुत अच्छे से जानते थे और वो मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते थे। जाड़ों के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे विनोद के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे विनोद की माँ बहुत चिंतित होती थी और विनोद को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता बूढ़े हो चले हैं, अब सारा काम काज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो, घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, क्या ये बात अच्छी लगती है? अरे तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, लेकिन तुम इन खेतों का काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन विनोद की माँ की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था, तरह तरह के खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन जब विनोद के पिता फसल में पानी दे रहे थे,
तो एक सांप उनके पैर पर काट के चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी कहीं आसपास नहीं था। सबसे नज़दीक अस्पताल नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। जब विनोद अपने पिता को नगर में लेके जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। विनोद अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा सा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सके। घर में सिर्फ विनोद और उसकी माँ बची थी। अब पूरी जिम्मेदारी विनोद के कंधों पर थी। विनोद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे उसका जीवन किस तरह चलने वाला है। अब तक जो विनोद बेफिक्र हुआ करता था, अब अचानक सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। अब सब काम उसी को करना पड़ता था। लेकिन विनोद के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज गांव से लगान लेने के लिए आ पहुंचे। विनोद अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसलिए उसके खेतों में बहुत कम अनाज पैदा हुआ। दूसरों के खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा भी अनाज पैदा नहीं हुआ और आधे में से ज़्यादा हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में अपने साथ ले गए। अब विनोद के घर में खाने के भी लाले पड़े थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो गई। उसकी माँ को मांगना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि विनोद बहुत आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। यह देखकर विनोद की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, लेकिन उसके पति के मरने के बाद वो दाने दाने के लिए अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर विनोद को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद विनोद में कुछ देर तक तो जोश और उत्साह जागता। वो सीधा कसी उठाकर अपने खेत में पहुंचता, लेकिन कुछ देर बाद उसका जोश, उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब विनोद की माँ विनोद को उल्टी सीधी सुना रही थी, तो विनोद ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं रोज रात यह सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा और अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का भी मेरा मन नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें विनोद का पड़ोसी भी सुन रहा था। विनोद का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जैसी हालत मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोसी गांव में एक बहुत भिक्षु रहता है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से बदल गया। अब वो बहुत मेहनत करता है, बस सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने चला जाता है। मैं खुद उसका यह बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने उसे क्या बताया? तुम भी जाकर एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। यह सुनकर विनोद की माँ ने विनोद से कहा कि बेटे, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता है तो मैं सह लूंगी। अपने स्तर पे तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, तुम में इतनी ताकत है, लेकिन फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर विनोद अगले ही दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम रात में यह सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर विनोद कहता है कि यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम अपने आप को 2 मिनट में ही बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है।
इसलिए तुम रात में तो सोच कर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें सिर्फ दुखी देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम उस काम को पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह तो किसी काम का ही नहीं है। इसलिए किसी बात पर, किसी भी काम के लिए जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो, अपने अंदर एक निरंतर जोश पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिससे तुम जीवन पर्यंत निरंतर जोशीले और उत्साह से भरे रह सकते हो और किसी भी काम को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की ओर हर दिन, हर रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए तुम अपनी फसल उगाने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो सबसे पहले तुम अपने खेतों को जाकर तैयार कर दो और फिर धीरे धीरे अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश, तुम्हारा उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाओगे तो तुम यह पाओगे कि तुम मंजिल के करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वो वैसे वैसे ही तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद कोई आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई देखकर उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला ही ना करे। लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद व खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए पहला सिद्धांत, अपनी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाओ, ना ज़्यादा और ना ही कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस को दूर कर देता है वो यह है कि भांति भांति का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तुम सब नशीले कणों का खात्मा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज़ सुबह तुम्हें जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल मुंह में लेना है, उसे मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को बाहर फेंक देना है। यह प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक 5 मिनट करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर से सारे नशीले पदार्थ खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारा शरीर विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला 21 दिनों तक। तीसरा सिद्धांत जो तुम्हारे आलस को जड़ से उखाड़ फेंक देगा कि स्वाद को बढ़ाकर वो खाओ जो सीधा प्रकृति से प्राप्त होता हो। हम अक्सर वो चीज़ें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनी होती हैं। हम प्रकृति से सीधा मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने के बाद आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। और हम देखते हैं कि आज की पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं में बनी होती हैं, अगर आप उनकी प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी ना करे। जैसे कि बाज़ार में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह। इस तरह के खाना खाने से आपके शरीर में नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य को जन्म देते हैं। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। चौथा सिद्धांत जो समझने योग्य होता है कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव होते, पत्थर होते। लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार को देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस को ख़त्म करके तो अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करें। इसके बाद आखिरी जो बात समझने की होती है वो यह है कि हमारे बिना वो काम तो पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर यही सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए मौजूद हैं तो मेरी उस काम में क्या आवश्यकता।
और यही सोचकर हम उस काम में अपना योगदान नहीं देते हैं। लेकिन उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें। यह काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना यह काम पूरा नहीं हो सकता। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता और ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस को जड़ से ख़त्म करना होगा। आलस की जड़ को पहचान कर उसकी जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकतवर या कमजोर से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? क्या इसके विपरीत कमजोर आदमी जोश और उत्साह से भरा नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जो जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से ही जन्म लेता है। अगर आप एक बार उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से जन्म लेता है, तो फिर आलस्य आपको जीवन में छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय